शरीफ भी अनाउंस कर दूंगा। तो हम लोग थे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 पर, और कल हमने फूड को अच्छी तरह प्रोड्यूस भी किया था और अच्छी तरह उसको हमने बायोलॉजिकल टूल्स की मदद से प्रिजर्व यानी उसको महफूज भी किया था। तो आज हम बायोलॉजी की जो दूसरी सर्विस है वो हम स्टडी करने जाएंगे, जिसका नाम है, अल्लाह भला करे आपका, डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल ये हमारी दूसरी सर्विस है बायोलॉजी की। ओके, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताएं बच्चों। कल हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, उसकी एग्जाम्पल बताएं, उसकी वो क्या नाम है, इम्पोर्टेंस, यूज़। What is the use of hydroponic culture technique? I am waiting for your comments. जल्दी जल्दी अपने जो है आंसर को कमेंट में लिख दें। What is the use of hydroponic culture technique? टेस्ट में जो तरीक़ेकार यूज़ किया जाएगा वो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। फ़िलहाल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन टेस्ट होगा उससे पहले हम आपके साथ टेस्ट को लेने का कंप्लीट मेथड इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। सो फिलहाल माय क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इधर मेरे सामने आपके कमेंट्स खुले हुए हैं, सो जल्दी से तमाम लोग जो हैं वो कमेंट्स कर दें। काश्तकारी है? नो, देयर इज़ नो काश्तकारी। मैंने आपसे ये पूछा था कि हम डायरेक्ट सॉइल पे क्यों नहीं टेस्टिंग करते, तो क्या जवाब है जी? वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स फ्रॉम सॉइल, बिल्कुल ठीक है। सॉइल इज कम्प्लेक्स, बिल्कुल ठीक है। विच न्यूट्रिएंट्स गुड फॉर सॉइल, ओके। तो आप लोगों को इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई है। सर दोबारा आ गए हैं, गायब नहीं हुए हैं। तो बात ये थी कि न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करना है तो हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के ज़रिए टेस्ट करते हैं, सॉइल पर डायरेक्ट टेस्टिंग नहीं हो सकती। आज हम जो है वो चेक करेंगे डिजीज़ को किस तरह से बायोलॉजी की सर्विसेज के ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा। सो सबसे पहले तो बायोलॉजी हमें बताएगी कि आपने किसी बीमारी को प्रिवेंट कैसे करना है, रोकना कैसे है उसको, यानी बीमारी होने से पहले आपने उसको कैसे रोकना है। तो ये है प्रिवेंटिव मेजर। दूसरी आपको जो ये बायोलॉजी से हेल्प मिलेगी वो वैक्सीनेशन में मिलेगी। वैक्सीनेशन से आप अपने बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 3 जो आपको हेल्प मिलेगी बायोलॉजी से, वो ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर मिलेगी। ड्रग ट्रीटमेंट का मतलब है आप दवाइयों से उस बीमारी का इलाज कर सकेंगे। तो ये 3 जो है ना, ये बायोलॉजी ने तरीके बताए हैं किसी बीमारी से बचने के लिए। ओके हो गया? ये 3 चीज़ें याद कर लें। पहला मेथड है जी प्रिवेंटिव मेजर। जल्दी से मुझे बताएं कितने तरीकों से बायोलॉजी में हम डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। जल्दी बताएं कितने तरीकों से करते हैं। आपके सामने शो भी हो रहे हैं, जल्दी से मुझे जो है वो एक बार बता दें ताकि आपको याद हो जाए। ओके, हरी अप स्टूडेंट्स। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब है हिफाजती तदाबीर। कोरोना को लेके आपको पता है ना आजकल क्या क्या हो रहा है, हिफाजती तदाबीर, हर जगह यही बातें हो रही हैं। मास्क पहने, ये करें, वो करें, दूर रहें, टच ना करें, हाथ ना मिलाएं, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये सारी हिफाजती तदाबीर हैं। ये तभी बंदा इख्तियार कर सकता है जब बायोलॉजी ने उसको 2 तरह की इंफॉर्मेशन दी हो। एक तो ये बताया हो कि एक बीमारी का कॉजेटिव एजेंट कौन है, बैक्टीरिया कौन सा है, वायरस कौन सा है। ठीक है जी, कौन सा एजेंट है लिख दिया साथ, कौन है, वायरस है, बैक्टीरिया कौन है, ये हमें बायोलॉजी बताएगी। और बायोलॉजी हमें ये बताएगी कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस है वो फैलता कैसे है, मीन ट्रांसमिशन उसकी कैसे होती है। फिर हमें इन दोनों चीज़ों से बचकर, अवॉइड रहकर जो है वो उस बीमारी को रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए प्रिवेंटिव मेजर के अंदर। इसकी एग्जांपल नोट करते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल आपको बुक ने दी है एड्स की। एड्स का जो वायरस है उसका नाम है HIV। अब हमें बायोलॉजी ने पता क्या बताया कि HIV
जो है ये एड्स का वायरस है और ये फैलता कैसे है, जिन चीज़ों से ये फैलता है उन चीज़ों से हमें अवॉइड करना पड़ेगा। ये जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस से फैलता है। तो जिन चीज़ों से ये फैलता है ना उन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा तो एड्स से बच सकेंगे। इसी तरह हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो हमें बायोलॉजी ने बताया, हेपेटाइटिस का वायरस एच वायरस है, मीन हेपेटाइटिस वायरस है। इससे बचने के लिए हमें उन तमाम हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करना पड़ेगा जो हमें बायोलॉजी ने बताई कि कॉन्टेमिनेटेड सिरिंज से दूर रहें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करें जिसको पहले से हेपेटाइटिस है। इसका मतलब ये है कि हमें ट्रांसमिशन रोकने के लिए बायोलॉजी ने बताया कि आप क्या इख्तियार करें, हिफाजती तदाबीर। पॉइंट क्लियर? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बीमारी को ठीक करने से पहले बीमारी होने ही ना दें। हिफाजत जो है वो किसी बीमारी के इलाज से बेहतर है। हिफाजत जो है ना वो बीमारी के इलाज से बेहतर है। अल्लाह ना करे कि इलाज करना पड़े, पहले से ही जो है ना आप उस बीमारी से महफूज रहें। तो हिफाजत बेहतर है इलाज से। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आती थी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सम टाइम बीमारी होने से पहले भी होती है और कभी कभी बीमारी होने से बाद भी करवा दी जाती है। डिपेंड करता है कि आप एंटीजन दे रहे हैं या एंटीबॉडी। वैक्सीनेशन में हम लोग इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल नोट करते हैं वो पोलियो की है, वुपिंग कफ की है, मीजल्स की है। याद है बचपन में छोटे छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। वो जो कतरे पिलाए जाते हैं ना वो वैक्सीन होती है। सो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन बेसिकली उसी बीमारी के वीकेंड या किल्ड पैथोजेंस होते हैं। वीकेंड या किल्ड पैथोजेंस होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं या वायरस, लेकिन उनके अंदर बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं होती। जब आप उसको बच्चे में डालते हैं ना तो बच्चा इनसे बीमार नहीं होता, उसको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके अंदर इम्यूनिटी जाग जाती है। सो वैक्सीन को इंजेक्ट करने का नाम क्या है जी? वैक्सीनेशन। लिखें, वैक्सीनेशन की डेफिनेशन लिखें, इंट्रोडक्शन ऑफ अ वैक्सीन इनटू द बॉडी ऑफ organism is called vaccination। ओके, कमेंट में लिखें, जल्दी करें, जल्दी से। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ अ वैक्सीन इनटू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। मसलन ये अगर आपका एक बंदा है, यूं समझें ये एक बच्चा है, इस बच्चे के अंदर आपने पोलियो के कतरे इंजेक्ट कर दिए, इसको पोलियो के कतरे पिला दिए, पोलियो के ड्रॉप्स पिला दिए। अभी जो इसको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए हैं इनका पिलाना वैक्सीनेशन कहलाएगा। ठीक है, मीजल और मम्स जो है ना वो चैप्टर 5 में आएंगे तब बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो पोलियो के कतरे पिलाना यानी वैक्सीन डालना इंडिविजुअल के अंदर इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। सो कमेंट करें, इंट्रोडक्शन ऑफ अ वैक्सीन इनटू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। जब पोलियो के कतरे हमने उसको पिला दिए उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उस बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज पैदा होना शुरू हो जाती हैं। उस एंटीबॉडी का पैदा होना इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी में क्या चीज पैदा होती है? एंटीबॉडीज। वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी पैदा हो जाती है और इम्यूनिटी का पैदा होना इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन बनेगी प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। लिख लें, इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन बनेगी प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी in the form of antibodies is called immunization। यानी इस बच्चे के अंदर जब आपने पोलियो के ड्रॉप डाल दिए तो इन पोलियो के ड्रॉप्स ने जाकर क्या किया? बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज पैदा करनी शुरू कर दी। इस एंटीबॉडी के पैदा होने का नाम इम्यूनाइजेशन है और एंटीबॉडीज का नाम इम्यूनिटी है। सो अब आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे बताएं
वैक्सीनेशन के नतीजे में इम्यूनाइजेशन हुई या इम्यूनाइजेशन के नतीजे में वैक्सीनेशन हुई? जल्दी से बताएं। और एक और बात याद रखें कि वैक्सीन को शॉट्स भी कहते हैं। हम कहते हैं ना इसकी वैक्सीनेशन करवाई जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसको शॉट्स दिए जा रहे हैं। ओके, वूपिंग कफ बैक्टीरियल है और मीजल वायरल डिजीज है, ये सारे कुछ आगे आएंगे इंशाल्लाह, हम उसको डिटेल कर लेंगे। ये कोई कमेंट है जी, वूपिंग कफ बैक्टीरियल है और मीजल है, ठीक है, ये आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने आपको सिंपल इतनी सी बात बताई, इम्यूनाइजेशन के नतीजे में वैक्सीनेशन होती है या वैक्सीनेशन के नतीजे में इम्यूनाइजेशन होती है? जल्दी से जो है वो आप बता दें। सबसे पहले जो इसकी हिस्ट्री है वो एडवर्ड जेनर से स्टार्ट होती है, वो आपने मैट्रिक में पढ़ी सी, याद है ना आपको? एडवर्ड जेनर ने जो है वो फर्स्ट टाइम कॉपॉक्स के वायरस को यूज करके स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा की थी, तो वो सारी कहानी आपने पढ़ी हुई है। सो याद रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि वैक्सीनेशन हमेशा अर्ली लाइफ में की जाती है, बचपन में की जाती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें उसी वक्त हिफाजती टीके और हिफाजती ड्रॉप्स और हिफाजती नेजल ड्रॉप्स जो है वो दे दिए जाते हैं। सो वेरी गुड, वैक्सीनेशन के नतीजे में इम्यूनाइजेशन हुई। ओके, सबको समझ आ गया। यानी जब वैक्सीन डालते हैं तो उसके नतीजे में इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज जो कि हमारे वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए पैदा हो जाती हैं, उसको इम्यूनाइजेशन कहेंगे। सबको पता चल गया। हिस्ट्री एडवर्ड जेनर वाली है वो मैंने बता दी। और याद रखें ये क्लेम किया जाता है कि स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से वैक्सीनेशन के जरिए ख़त्म कर दी गई है, और साइंटिस्ट जो हैं वो अब दूसरी बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आजकल कोरोना की जो वैक्सीन है वो बनाने के लिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, देखते हैं आगे क्या बनता है। सो अगर बन गई तो इम्यूनाइजेशन हो जाएगी, अगर नहीं बनेगी तो नहीं होगी। सो ये बात आपको जो है वो आइडिया होगी। तो हिस्ट्री जो है वो एडवर्ड जेनर से इसकी स्टार्ट होती है। इसकी मजीद जो डिटेल है वो इंशाल्लाह आपको मैं चैप्टर नंबर 6 में डिटेल से समझा दूंगा। ओके हो गया। कोरोना की अभी तक वैक्सीन नहीं बनी, सारी दुनिया लगी हुई है वैक्सीन बनाने के लिए। जो अभी बनी है वो भी ट्रायल में है, मीन अभी वो यूज नहीं हो रही, वो ट्रायल हो रहे हैं, अभी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। सेकेंड ईयर की क्लास इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सिग्निफिकेंस बता दें, किस चीज की सिग्निफिकेंस आप लोगों को चाहिए? लें जी, तो वैक्सीनेशन सबको समझ आ गया। जिसको वैक्सीन देने के अमल को शॉट लगाना भी कहते हैं। शॉट छक्के मारने वाली नहीं है ये, शॉट्स। और शॉट्स आमतौर पर टीके की फॉर्म में भी दी जा सकती है, पोलियो के कतरे जिस तरह होते हैं ऐसे कतरों की फॉर्म में भी पिलाई जा सकते हैं, और नेजल यानी सुंघाई भी जा सकती है। तो किसी भी तरीके से वैक्सीन दी जा सकती है। अगर बीमारी हो जाए तो क्या होगा? अगर तो वायरस वाली बीमारी है तो उसको हम देंगे एंटीवायरल ड्रग देंगे। ओके, वायरस वाली बीमारी है तो उसको मारने के लिए क्या देंगे? एंटीवायरल ड्रग। जैसे आजकल ये कौन है? इम्यूनाइजेशन ने वैक्सीनेशन की। गलत है, वैक्सीनेशन ने इम्यूनाइजेशन की है। ओके, बाकी सबने ठीक बताया, आपने गलत बताया। एंटीवायरल ड्रग जिस तरह आजकल मुख्तलिफ ममालिक में दी भी जा रही है कोरोना के अगेंस्ट, और कुछ में नहीं भी दी जा रही। और अगर बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको मारने के लिए हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग देंगे, जिसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ओके, अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है कोई तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। ओके, उसके बाद अगर कैंसर है, कैंसर की ट्रीटमेंट 2 तरीके से होती है। नंबर 1 कीमोथेरेपी से और नंबर 2 रेडियोथेरेपी से। 2 तरीके से कैंसर की जो है ना वो ट्रीटमेंट होती है। ये समझ लें अच्छी तरह। अगर यहाँ पे कैंसर है, यहाँ पे अगर कैंसरस सेल्स हैं, सपोज करें ये सारे कैंसरस सेल्स हैं, मिसाल आपको मैं दे रहा हूं, ये सारे क्या जी कैंसरस सेल्स हैं। कीमोथेरेपी से इलाज कैसे होगा? बीच में नॉर्मल सेल भी हैं ये वाले, ठीक है, कैंसरस सेल भी हैं। हम कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर केमिकल देते हैं। एंटी कैंसर केमिकल यानी केमिकल के जरिए
कैंसरस सेल को मारना पड़ेगा। देखिए कैंसर सेल को मार रहा है और साथ ही ये वाला केमिकल नॉर्मल सेल को भी मार देता है। आसान सी चीज है। एंटी कैंसर केमिकल है, ये कैंसरस सेल को भी मार दिया, साथ ही कैंसरस सेल को भी मार दिया। तो ये इसका नुकसान है कीमोथेरेपी के अंदर। कीमो मीन केमिकल, थेरेपी मीन इलाज। तो कैंसरस सेल्स का इलाज किया केमिकल के जरिए। तो सब लोग कमेंट करें, एंटी कैंसर केमिकल किल बोथ कैंसर एंड नॉर्मल सेल्स। एंटी कैंसर केमिकल किल बोथ कैंसर एंड नॉर्मल सेल, दोनों को मार सकता है ये। कमेंट कर दें। ओके। उसके बाद जो रेडियोथेरेपी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें रेडिएशंस, शुआएं मारी जाती हैं जी कैंसरस सेल्स के ऊपर। अगर ये सारे कैंसरस सेल्स हैं, दोबारा से इनको समझें, ये कैंसरस सेल्स हैं जी सारे, नॉर्मल सेल भी बीच में है, इधर नॉर्मल सेल पड़े हुए हैं। तो रेडिएशंस होंगी, रेडिएशन डायरेक्ट टारगेट के ऊपर जाके लगेंगी, टारगेट के ऊपर। ये सिर्फ कैंसर सेल को किल करेंगी, नॉर्मल सेल को किल नहीं करेंगी। ओके, तो ये बात आप लोगों ने समझ ली। जो रेडिएशन होती है वो आमतौर पर रेगुलर इंटरवल्स के बाद दी जाती हैं और शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो रेडिएशन यूज होती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, ओके, शॉर्ट वेवलेंथ। जिनकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही वो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। ओके, एंटी कैंसर केमिकल दोनों को किल कर रहे थे, जबकि जो रेडिएशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है कैंसरस सेल्स को किल करते हैं। तो इसका मतलब अब आपसे एक और क्वेश्चन है, रेडियोथेरेपी का फायदा है या कीमोथेरेपी का? हाँ जी, किसका फायदा है? जल्दी से बताएं, रेडियोथेरेपी का फायदा है या कीमोथेरेपी का? जल्दी से बताइए, कमेंट्स आपके मेरे सामने हैं। इधर गया कमेंट। हाँ जी स्टूडेंट्स, किसका फायदा ज्यादा है, रेडियोथेरेपी का या कीमोथेरेपी का? अच्छा, ये एक हमारे पास सजेशन है कि हमें लाइव लेक्चर दे दिया करें जिस पे वॉइस सुन सकें। देखिए वॉइस से बहुत प्रॉब्लम होगी। जब वॉइस को हम इनेबल करेंगे ना तो पीछे से आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी, गरम आंडे, इस तरह की चीज़ें, तो फिर हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वॉइस जो है वो कभी भी इनेबल नहीं हो सकती। आप कमेंट्स लिख के ही मैसेज कर सकते हैं। स्पीड बढ़ाएं अपनी। ओके, तो इसका मतलब रेडियोथेरेपी का फायदा होगा, क्योंकि रेडियोथेरेपी से सिर्फ कौन से सेल मर रहे हैं, मैंने भी आपको मार के दिखाए, कैंसरस सेल्स मरते हैं, नॉर्मल सेल्स जो हैं वो नहीं मरते। आपके कैमरा की क्वालिटी, यार ये DSLR है, क्या होगा, सबका जो है वो रिजल्ट ठीक आ रहा है, आपका रिजल्ट खराब हो रहा है जी। तो बंदे के बच्चे बन जाए। इसके अलावा कैंसर को ट्रीट करने के लिए और जेनेटिक डिजीजेस को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी का इस्तेमाल होता है। जीन का मतलब है कि अगर कोई जीन खराब हो गई है, सम टाइम बीमारियां ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, ठीक है ना। जेनेटिक का मतलब है वो जीन्स में चली जाती हैं, वो वरासती होती हैं, वो अगली नस्ल में मुंतकिल भी होती है। फिर उनको ठीक करने के लिए दवाइयाँ नहीं काम आएंगी, उनको ठीक करने के लिए जीन तब्दील करनी पड़ेगी। मसलन डिफेक्टिव जीन जो है ना, जो ख़राब जीन है, वो निकाल कर नई जीन डाल दें। जैसे अगर मोटरसाइकिल की आप ट्यूनिंग करवाने जाते हैं, ख़राब चीज़ निकाल के नई चीज़ लगवा देते हैं। टायर ख़राब हो गया, निकलवाया, नया लगवा दिया। इसी तरह आपका अगर फ्रिज ख़राब हो गया, फ्रिज की जो चीज़ ख़राब हुई है वो निकलवा के नई लगवा दी। पंखे का कंप्रेसर होता है, कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर होता है जी। पंखे का कैपेसिटर हो गया ख़राब, तो आपने वो निकाल के नया लगा दिया। इस तरह अगर जीन्स ख़राब हो जाती हैं, डिफेक्टिव होती हैं, तो वो निकाल के नई जीन्स को बोन मैरो के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो फिर वो जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन थेरेपी से कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है, इन्फेक्शियस बीमारियों का या जेनेटिक डिजीज का? जल्दी बताएं। हाँ जी,
जीन थेरेपी से इन्फेक्शियस डिजीजेस का इलाज होता है या जेनेटिक डिजीजेस का इलाज होता है? जल्दी से बताएं। याद हो गया ना? अब आप लोगों को सारा याद हो जाएगा। अब अगर किसी इलाके में वबा फूटती है, वबा फूट गई, जैसे आजकल कोरोना वायरस आ गया, पहले डेंगू आया था, मलेरिया भी आया था, वबा आ जाती है ना, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को मैंने अमेबा में बंद कर दिया इस बात को समझाने के लिए कि यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में आपकी बुक में लिखा है कि हम इसमें कम्युनिटी की अवेयरनेस करवाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अवेयरनेस। हम ऐलान करवाते हैं ये नहीं करना, इस तरह से प्रिवेंटिव मेजर है, ये हिफाजती इकदाम है, यहाँ पे जो है वो स्प्रे करना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, इधर सैनिटाइजर होना चाहिए। तो अवेयरनेस देते हैं पूरी कम्युनिटी की। उसके बाद उसको बताते हैं कि इसकी ये वजूहात हैं, ये इसका इलाज है, और पूरा प्रोग्राम जो है वो चलाते हैं जिसमें पूरी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन करवाते हैं। पार्टिसिपेशन मीन उन सबको बताते हैं, उन सब की वैक्सीनेशन हो सके तो वो करते हैं, उन सबको टीवी के अंदर, रेडियो के ज़रिए, ऐलानात के ज़रिए, पोस्टर के ज़रिए, हर जगह जो है ना उनको बताई जाती है यार आपने इस तरह इस चीज़ से बचना है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप पूरी कम्युनिटी को अवेयर करते हैं और उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं और सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, ऑल मेथड्स, आईडीएम में क्या करते हैं? ऑल मेथड्स, सारे के सारे तरीके यूज करते हैं वबा से बचने के लिए, सारे मेथड यूज करते हैं, हर तरीके, हर किस्म की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपका पूरा मैनेजमेंट प्रोसीजर बनेगा इसको कहेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेट कहते हैं मिल जाना, काफी सारी चीजें मिलकर फिर मैनेज हो रही होती हैं। ओके, तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में तमाम मेथड्स यूज होंगे, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होगी, अवेयरनेस होगी, हो सकता है वैक्सीनेशन भी करवाई जाए, स्प्रे वगैरह करवाया जाए, मतलब तमाम लोगों को बताया जाए यार इस वबा से ऐसे बचना है। सो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में बीमारी यानी जो वबा होती है उसको कंट्रोल करने के लिए सारे तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके हो गया? तो यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे जल्दी से पूछ लें ताकि जो है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ा सकूं। हरी अब जल्दी से। कोई क्वेश्चन नहीं है? सेकंड ईयर की क्लासेस मेरा ख्याल है जल्द स्टार्ट हो रही हैं, कुछ दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपने परेशान नहीं होना। ये लॉन्ग क्वेश्चन था बच्चों, डिजीज कंट्रोल लॉन्ग क्वेश्चन था। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक? अब एक बात नोट कर लें, बल्कि एक एमसीक्यू पूछते हैं आपसे, वैक्सीनेशन किस किस बीमारियों के लिए हो सकती है? वैक्सीनेशन इज फॉर, ए ऑप्शन है आपके पास बैक्टीरियल डिजीजेस, बी ऑप्शन है आपके पास वायरल डिजीजेस, सी ऑप्शन है आपके पास फंगल डिजीजेस। हाँ जी, तो इसका आंसर दें। वैक्सीनेशन इज फॉर, वैक्सीनेशन किस किस के लिए की जा सकती है? बैक्टीरिया वाली बीमारियों के लिए, वायरस वाली बीमारियों के लिए, या फंजाई वाली बीमारियों के लिए, या डी ऑप्शन आप लोग करें, ए एंड बी, ए एंड बी। ओके, ए एंड बी। तो आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। बैक्टीरियल डिजीज के लिए भी वैक्सीनेशन की जाती है और वायरल डिजीज के लिए भी वैक्सीनेशन की जाती है। मसलन पोलियो वायरल है, कोरोना के लिए कोशिश की जा रही है। टेटनस की वैक्सीन आती है मार्केट में, वो बैक्टीरियल है। टीबी की वैक्सीन लगती है, सबसे पहले जो यहाँ निशान नहीं लग जाता राइट शोल्डर पे, आपको कभी देखा हो निशान लगा हुआ टीके का निशान, वो टीबी की वैक्सीन होती है। ओके,
उसको BCG वैक्सीन कहते हैं। वो TB की बीमारी के लिए होती है, वो बैक्टीरियल डिजीज है। देखें यहाँ पे किस किस का निशान है, जल्दी बताएं। राइट शोल्डर पे किस किस का निशान है, यहाँ पे टीके का निशान होता है, किस किस को लगा हुआ वो टीका, वो TB के इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। हाँ जी बच्चों, किसी का लगा हुआ है? तो इसका मतलब वैक्सीनेशन बैक्टीरिया के लिए भी की जाएगी और वायरस के लिए भी की जाएगी। इंटीग्रेटेड दोबारा बता दें, आप दोबारा सुन लें ठीक है, क्यों भाई, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से सुन के बैठा करें ना। इंटीग्रेटेड का मतलब है सिंपल, एक से ज्यादा तरीकों को इस्तेमाल करके वबा पे काबू पाना, वबा पे काबू पाना। हाँ जी, किस किस का है जी निशान यहाँ पे? अब मेरे 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 किसके भाई? वेरी गुड, मेरा नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे है, अच्छी बात है। ये ना बचपन में जब बच्चा पैदा होता है ना, ये उसी वक्त जो है ना ये निशान आ जाता है यहाँ पे, वो टीका लगता है तो उसका निशान बड़े होते होते पक्का हो जाता है। सो वो निशान जो है ना वो TB की वैक्सीन का होता है, BCG वैक्सीन उसको बोलते हैं आमतौर पे। तो बहुत छोटी उम्र में लगे तो ज़्यादा निशान है, तो बड़ी उम्र में ज़्यादा बड़ा निशान लग जाता है। तो क्लियर हो गया ना आप सबको सारी चीज़ें? तो कल मिलेंगे, कल हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म इंशाल्लाह। मैं आपका जल्द टेस्ट अनाउंस करूंगा, आप लोग ये याद भी कर लें, साथ साथ तैयारी कर दें। मैंने एकदम टेस्ट जो है ना सरप्राइज जो है वो रख देना, फिर ना कहना सर आपने बताया नहीं था। सो टेस्ट सरप्राइज हो सकता है इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने जो है वो ये लेक्चर समझ लिया। अच्छा, ये बार बार मम्स और मीजल्स का पूछ रहे हैं। देखिए, मम्स और मीजल्स चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे एक लाइन में समझ लें, मीजल्स में ना छोटे छोटे दाने बन जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। टॉम एंड जेरी में जो टॉम होती है बिल्ली, उसको भी मीजल्स होता है, वो शीशे में जब देखती है। और उसके अलावा मम्स में ना ये वाली चीज़ सूज जाती है ऐसे। सो ये डिटेल से मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर 5 में पढ़ाऊंगा। ओके, और रिप्लाई कर दें आपको अगर मेरा जवाब मिल गया। चलें ठीक है, फिर कल मिलते हैं आप लोगों का। कल ये चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह जल्दी आपका सरप्राइज टेस्ट होगा। तो तैयारी जारी रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। रिव्यूज़ लाजमी अपलोड करें और मेरी पिक्चर पे क्लिक करके फॉलो भी करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।